ओके जी। कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं? 4 स्टूडेंट शो हो रहे हैं स्टिल मेरे पास। जेनिफर, निम्रा, नफीसा एंड खानसा बीबी, जौहन। बेटा ये बताइए, सबसे पहले मेरी आवाज़ आ रही है आपको? निम्रा, जौहन, जेनिफर, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम खानसा बीबी। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? ओके चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। आपको 5 मिनट्स का ब्रेक दिया था। इनफैक्ट मैंने 3 to 4 मिनट्स फर्दर डिले ऑनलाइन हुई हूँ मैं। सो हम कंटिन्यू कर लेते हैं एक एक करके। वो जो इफेक्ट्स आपको मैंने अभी पढ़ाए थे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। स्पाइनल शॉक है। स्पाइनल शॉक क्या होता है बेटा? ये बेसिकली इमीडिएट लॉस होता है रिफ्लेक्स फंक्शन का, यानी बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस हैं, जाहिर है ये रिफ्लेक्सेस ही होते हैं ना हमारी बॉडी किसी चीज़ को सेंस करती है, उसके रिस्पॉन्स में जो भी मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करती है वो रिफ्लेक्स ही होता है। तो इमीडिएट लॉस हो जाना रिफ्लेक्स फंक्शन का, जिसको हम ए रिफ्लेक्सिया भी कहते हैं, बिलो द लेवल ऑफ द इंजरी, यानी जहाँ भी इंजरी हुई है उसके बाद फर्दर आगे रिफ्लेक्स फंक्शन का इमीडिएट लॉस हो जाना, दैट इज स्पाइनल शॉक। जो साइंस उसमें होते हैं पेशेंट के, स्लो हार्ट रेट होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी जो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगे, उनमें कोई टोन बाकी नहीं रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे। लॉस ऑफ सोमैटिक सेंसेशंस, यूरिनरी ब्लडर के भी डिसफंक्शंस हो जाते हैं। Spinal shock may begin within an hour after the injury and last from several minutes to several months, after which reflex activity gradually returns. फिर आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न हो जाती है एक्टिविटीज़। स्पाइनल शॉक वर्सेस न्यूरोजेनिक शॉक। जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें हाइपोटेंशन होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोथर्मिया होता है, यानी हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। मोर कॉमनली इन इंजरीज अबव थोरेसिक 6, अगर थोरेसिक 6 से ऊपर की किसी भी कहीं नर्व डैमेज होती है, इंजरी होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। इसमें लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन होती है, ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाती है डिपेंडेंट एरियाज में, और जो हमारा हार्ट है उसकी जो एक सिंपैथेटिक टोन है, यानी आपको पता है कि हमारी कार्डियक एक्टिविटी जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा हार्ट जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है एक्टिविटी को। जब वो सिंपैथेटिक टोन लॉस हो जाती है तो उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। मैसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को ज़ाहिर है फ्लूइड देना शुरू कर देते हैं कि जी हाइपोटेंशन में है और इस तरह से, तो उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। इसके लिए वेजोप्रेसर की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी कम हुई हुई है। हम फिर जो है वेजोप्रेसर्स देते हैं ताकि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएं, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा रीस्ट हो सके बॉडी का। और एट्रोपाइन यूज़ किया जाता है। ये जो कार्डिक एक्टिविटी है बहुत कम हुई हुई है, उसके लिए हम एट्रोपिन देते हैं ताकि जो कार्डिक एक्टिविटी है वो थोड़ी सी इन्हांस हो सके। तो बेसिकली न्यूरोजेनिक शॉक में T6 से अबव अगर इंजरीज होती हैं तो, और उसमें जो मोर कॉमन या बहुत कहना चाहिए डेंजरस साइन जो होते हैं वो यही है कि ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो रहा है, साथ साथ हाइपोथर्मिया है। सो ऑब्वियसली वेसोप्रेसर दे देते हैं और साथ साथ एट्रोपिन दे देते हैं ताकि कार्डिक एक्टिविटी को भी बढ़ा सकें और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकें। थोड़ा सा अगर स्पाइनल वर्सेस न्यूरोजेनिक शॉक को हम थोड़ा सा अगर दोनों में कंपैरिजन देखना शुरू करें तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी कि स्पाइनल शॉक तो ये था कि इमीडिएट टेम्पररी लॉस होता है टोटल पावर, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस का बिलो द लेवल ऑफ द इंजरी, जबकि न्यूरोजेनिक शॉक में सडन लॉस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल्स है। ब्लड प्रेशर इसमें दोनों में हाइपोटेंशन होता है, दोनों में पल्स ब्रेडिकार्डिक होती है और बल्बोकार्वेनस रिफ्लेक्सेस जो है स्पाइनल शॉक में एब्सेंट होते हैं, जबकि न्यूरोजेनिक शॉक में वेरिएबल है, यानी एब्सेंट भी हो सकते हैं और कुछ डेफिसिट के साथ जो है प्रेजेंट भी हो सकते हैं। मोटर एक्टिविटी जो है स्पाइनल शॉक की वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है कंप्लीटली, यानी ये टेम्पररी लॉस है बट इमीडिएट कंप्लीट लॉस होता है, तो उसमें पैरालिसिस हो जाता है। बट जो न्यूरोजेनिक शॉक है उसमें वेरिएबल करता है और जो टाइम है वो दोनों का तकरीबन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के तकरीबन 48 to 72 आवर्स के बाद स्पाइनल शॉक भी डेवलप हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक भी डेवलप हो सकता है। और मैकेनिज्म क्या है? पेरिफेरल न्यूरॉन्स बिकम टेम्पोरली unresponsive to the brain stimuli in spinal shock, और disruption of autonomic pathways, यानी loss of the sympathetic tone and vasodilation। ये बेसिकली मैकेनिज्म है। थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन था, डिफरेंस तो नहीं कह सकते हम इसको। अब सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, वो क्या है? that usually involves a cervical lesion, may results from cervical hyperextension causing ischemic injury to the central part of the cord। यूजुअली इसमें क्या होता है, कोई सर्वाइकल
लीजन भी बन सकता है। और होता किस वजह से, जो आपका ये पूरी आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, जो आपकी स्पाइन है उसकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से इस्कीमिक इंजरी होती है। इस्कीमिक इंजरी का मतलब कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती। मोटर वीकनेस इज मोर प्रेजेंट इन द अपर लिम देन द लोअर लिम। ऐसी सिचुएशन में जहाँ सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम होता है, हमारे पेशेंट की जो मोटर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो वीक हो जाती है, और ज़्यादातर आपके अपर लिम्स में ये चीज़ देखने में आती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर लिम्स। Patient is more likely to lose pain and temperature sensation. Patient may complain of a burning feeling in the upper limbs. Bowel and bladder dysfunction is variable or function may be completely preserved. यानी दोनों सिचुएशंस है, कुछ डिस्टर्ब भी हो सकते हैं बावल और ब्लैडर फंक्शन, और सम टाइम कम्प्लीटली प्रिजर्व रह जाते हैं, यानी कोई नुकसान नहीं होता, फंक्शन ठीक कम्प्लीटली काम कर रहे होते हैं। मोर कॉमनली सीन इन ओल्डर पेशेंट्स विद सर्वाइकल आर्थराइटिस और नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी ज़्यादा कॉमन हमें ये ओल्डर पेशेंट्स में मिलता है, जिनको अगर आर्थराइटिस के पेशेंट होंगे, अगर उनको सर्वाइकल आर्थराइटिस हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, या किसी भी वजह से स्पाइनल कॉर्ड नैरो हो जाती है, तो वहाँ ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई टाइम पीरियड के लिए नहीं पहुंच पाएगी, तो उसको इस्कीमिक इंजरी हो जाएगी। Anterior cord syndrome है उसके बाद, that is also due to the hyperflexion or hyperrotation of the spinal cord, usually results from compression of the artery that run along the front of the spinal cord. Compression of spinal cord may be from bone fragment or a large disc herniation, यानी या तो कोई बोन के फ्रेगमेंट की वजह से वो जो आर्टरी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो कंप्रेस हुई है, उसके साथ साथ जाहिर आर्टरी जा रही है, वो कंप्रेस हुई है, या फिर जो वर्टिब्रल डिस्क वहाँ मौजूद है वो हर्निएटेड करके अपनी जगह से बाहर आ गई है। पेशेंट विद एंटीरियर spinal cord syndrome have a variable amount of motor function below the level of injury. Sensation to pain and temperature are lost, while sensitivity to vibration and proprioception are preserved. Sensation, pain और temperature को नहीं आपका पेशेंट जो सेंस कर पाता, लेकिन वाइब्रेशन को फील कर पाता है, और proprioception कहते हैं ओरिएंटेशन को, कि उसको मतलब वो कहाँ खड़ा है, ओरिएंटेशन टू प्लेस, वो इन चीज़ों को महसूस कर पाता है, प्रिजर्व होती हैं उसकी ये एबिलिटीज़। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में ये लेवल ऑफ इंजरी है आपका, ठीक है, शेडेड एरिया शो कर रहे हैं इंजरी को, सो लॉस ऑफ मूवमेंट, पेन और टेम्परेचर है, बट स्टिल एबल टू फील द पोजीशन, वाइब्रेशन एंड टच। ओके, फिर लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम आ जाता है। ये किस वजह से होता है? इट ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी टू ओनली हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इज मोस्ट नोटिस्ड इन द सर्वाइकल रीजन। ये इंजरी कब होती है? जब तकरीबन हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को अगर इंजरी हो जाए, और ज़्यादातर कब हमें लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम मिलता है? जब सर्वाइकल इंजरी होती है उस वक्त। ऑफन कॉज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, ट्रॉमा और इन्फ्लामेशन। मोटर लॉस इज एविडेंट ऑन द सेम साइड एज द इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर लॉस एविडेंट होगा सेम साइड पर एज द इंजरी टू द, जिस साइड पे स्पाइनल कॉर्ड को, लेटरल है ना, जिस साइड पे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हुई है उसी साइड पे मोटर फंक्शन लॉस होगा। सेंसरी लॉस इज एविडेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द इंजरी लोकेशन। पेन एंड टेम्परेचर लॉस, ये सारी चीज़ें। बावल और ब्लडर के फंक्शन यूजुअली नॉर्मल होते हैं। पर्सन इज नॉर्मली एबल टू वॉक, ऑल्दो सम ब्रेसिंग एंड स्टेबिलिटी डिवाइसेस मे बी रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ कॉर्ड डैमेज, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लेटरल जिस साइड पे डैमेज होगा उसी साइड पे आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है ड्यू टू बोनी कंप्रेशन और डिस्क प्रोट्रूजन इन लंबर और सैक्रल रीजन। यानी वही बोन कॉम्प्रेस हो गई है, उसकी वजह से ज़ाहिर नर्व्स डैमेज हो रही हैं, या फिर डिस्क प्रोट्रूड कर गई है डिस्क अपनी जगह से। और ज़्यादातर कौन कौन सा रीजन है? लंबर और सैक्रल रीजन में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम होता है। क्लिनिकली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं इसके। बैक पेन की कंप्लेन कर सकता है आपका पेशेंट, ब्लैडर बॉवल डिसफंक्शन हो सकते हैं, लेग में नमनेस और वीकनेस होगी, और पैरेस्थीसियाज फील हो सकते हैं आपके पेशेंट को, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ सैडल एनेस्थीसिया, यानी S5, S4 and S3 nerves provide sensory innervation to the rectum, perineum and inner thigh। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ बताया कि बॉवल और ब्लैडर का डिसफंक्शन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करेंगी कि किस टाइप की इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड को, और किस जगह पे इंजरी हुई है, लेवल ऑफ इंजरी क्या है। इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स, इसमें बिलो द न्यूरोलॉजिकल लेवल देयर इज टोटल सेंसरी एंड मोटर पैरालिसिस, loss of bladder and bowel control, usually with urinary retention and bladder distension, loss of sweating and vasomotor tone,
and marked reduction of blood pressure from the loss of peripheral vascular resistance. अगर इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स यानी स्पाइनल कॉर्ड की इनकम्प्लीट इंजरी हुई है और उसके साथ इंजरी की वजह से लीजन्स बन गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो जो भी प्रॉब्लम आया है उससे नीचे टोटल सेंसरी और मोटर पैरालिसिस हो सकता है। और कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में वही पैराप्लेजिया है, यानी पैरालिसिस हो जाएगा ऑफ द लोअर बॉडी एंड क्वाड्रिप्लेजिया पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज़। कॉर्डा इक्वेना जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सारा बताया था कि नमनेस इन द इनर थाइज एंड बटक्स में फील होगी, क्योंकि बेसिकली सैक्रम को मैंने बताया आपको लंबर और सैक्रल रीजन्स की जो इंजरीज होती हैं उनकी वजह से कॉर्डा इक्वेना होता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट को। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, वही पेशेंट की रैपिड असेसमेंट। देखें आपको डिटेल में पढ़ाया कि जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। सो असेसमेंट, थोरो असेसमेंट, बहुत अच्छी सी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इमोबाइल करना पड़ता है फ़ौरन ताकि फ़र्दर इंजरी से अपने पेशेंट को हम बचा सकें। बाकी इमरजेंसी रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें यही है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वगैरह जो है वो चीज़ें हमने मेंटेन करनी होती है पेशेंट की। कंट्रोल ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है तो आप उन्हें प्रॉपरली वहाँ पे मूव करें जहाँ ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सो SCI की मैनेजमेंट एक्यूट फेज़ में क्या है, न्यूरोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस जगह पे बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन आपको पहले बताया कि एक तो पेशेंट को जो है उसको इमोबाइल कर देना है, स्टेबलाइज करना है, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर स्टेबल होना चाहिए उसका, और स्पाइनल कॉर्ड को जो है उसको स्टेबलाइज करना है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है टू मेंटेन अ हाई आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज हाइपोक्सीमिया कैन क्रिएट और वर्सन अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। If endotracheal intubation is necessary, extreme care is taken to avoid flexion or extending the patient's neck, which can result in an extension of a cervical injury. Pharmacological therapy में administration of high-dose corticosteroid, especially methylprednisolone, within 8 hours of injury is necessary. स्केलेटल फ्रैक्चर अगर ज़ाहिर है तो उसकी वजह से ही जो नर्व डैमेज हो रही है ना, तो स्केलेटल फ्रैक्चर है उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है। सब चीज़ें आपको बड़ी डिटेल में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, उसको रिड्यूस करना, उसको ट्रैक्शन अप्लाई करना। बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसको हम लेमिनेक्टमी कहते हैं। सर्जरी इज़ इंडिकेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस। अगर कॉर्ड की कंप्रेशन आपको नज़र आ रही है, इंजरी रिजल्ट्स इन अ फ्रेगमेंटेड और अनस्टेबल वर्टिब्रल बॉडी, द इंजरी इन्वॉल्व्स अ वुंड that penetrate the cord, there are bony fragments in the spinal cord, the patient's neurological status is deteriorating। इन सारी सिचुएशंस में हमें सर्जरी करना पड़ सकती है, लेमिनेक्टमी करना पड़ सकती है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन, ज़ाहिर रिहेबिलिटेटिव जो केयर है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। अब इस तरह की चीज़ें हैं तो रिहेबिलिटेशन में हमारा मकसद क्या होता है, पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। पेशेंट का जो एक ऑप्टिमम हेल्थ स्टेटस है, जितना हम उसे अच्छा हायर लेवल ऑफ हेल्थ स्टेटस उसका मेंटेन रख सकते हैं, वो मेंटेन करने की तरफ हम कोशिश करें और क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करें। बाकी जो लेमिनेक्टमी होती है इसमें हम ये वो सर्जरी होती है बेटा जिसमें वर्टिब्रा के कुछ पोर्शन को या इवन कंप्लीट वर्टिब्रा को जो है रिमूव किया जाता है। ये वो सारी सिचुएशन है जो मैंने आपको नीचे बताई कि जाहिर है कोई बोनी फ्रेगमेंट आपकी कोड को डैमेज कर रही है, कॉर्ड आपकी उसकी वजह से फ्रेगमेंट, किसी बोनी फ्रेगमेंट की वजह से आपको नज़र आ रहा है कॉम्प्रेस हो रही है, कोई वूंड जो है कॉर्ड वो पेनिट्रेट कर रहा है, तो इन सारी सिचुएशन में हम लेमिनेक्टमी करके उसे रिमूव करते हैं ताकि आपकी जो कॉर्ड है और उससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं उन्हें हम प्रिजर्व कर सकें। नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, एडिक्वेट ब्रीदिंग और एयरवे क्लियरेंस को प्रमोट करना, मोबिलिटी जब जाहिर सर्जरी हो गई है या पेशेंट हमने जो है वो हमारा एक्यूट फेज से निकल आया है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन करना, यूरिनरी एलिमिनेशन और बॉवल फंक्शंस को इम्प्रूव करना, प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर्स, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशन के हम उसे किस तरह से बचा सकते हैं। एवेलुएट क्या करना है, एवेलुएट
a person's ability and level of functioning in his or her home, at work, and while engaging in leisure activities and hobbies. डिटरमिन करें हाउ मोटिवेटेड अ पर्सन इज। ये जाहिर है उसको प्रॉब्लम हुई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें आपका शख्स जो जाहिर है उसको पूरी ज़िंदगी बेड रिडन तो हमने रखना नहीं है। अब हम डिटरमिन करें कि हमारा जो पेशेंट है वो कितना मोटिवेटेड है, कि वो इस इंजरी से पहले की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता था वो कितना मोटिवेटेड है कि वो उन एक्टिविटीज़ में दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इसके अलावा आइडेंटिफाई करें नर्सेस का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस शख्स के रोल्स जो जाहिर है पहले उसके लाइफ में थे या इस इंजरी के बाद उसको क्या क्या रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे, उन्हें वो आइडेंटिफाई करे और उन्हें इंडिविजुअलाइज थेरेपी प्रोवाइड करे टू रिटेन द पीपल परफॉर्म डेली लिविंग स्किल्स यूजिंग एडेप्टिव टेक्निक्स। फैसिलिटेट करे थ्रू कोपिंग स्किल्स दैट कुड हेल्प अ पर्सन ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इम्प्लीमेंट एक्सरसाइजेस एंड रूटीन्स दैट स्ट्रेंथन मसल्स दैट may have been affected that are necessary in daily activities such as dressing, eating, and taking care of home. Determine the type of assistive devices that could help a person become more independent with daily living activities। यानी उन्हें कौन सी वो डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे वो लोगों पे डिपेंडेंट ना हो बल्कि अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उससे वो खुद परफॉर्म कर सकें। ओके, एससीआई की जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। इमीडिएट में रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, स्पाइनल शॉक हो सकता है और लेट में डीवीटी हो सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, ऑटोनोमिक डिस्रिफ्लेक्सिया है, डेक्यूबाइटिस अल्सर्स बन सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं। और ये मोस्टली इनमें चीज़ें जो हैं दे आर रिलेटेड टू मोबिलिटी। अगर हम अपने पेशेंट को सही टाइम पर मोबाइल कर देंगे, असिस्टेड डिवाइसेस यूज़ करवाएंगे तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए बेटा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रोक जिसे कहते हैं या फिर सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इसे हम स्टार्ट करते हैं। सीवीए के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज सीवीए, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं उसके, क्लासिफिकेशन और हाउ टू डायग्नोज द सीवीए, और फिर उसकी हम मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट भी देखेंगे। सीवीए क्या होता है? सीवीए और स्ट्रोक इज अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। जिस तरह से हार्ट अटैक होता है सेम इसी तरह से सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या सेरेब्रोवास्कुलर अटैक होता है। इसमें हार्ट की एक्टिविटी स्टॉप होती है एक्टिविटी, इसी तरह से स्ट्रोक में ब्रेन की एक्टिविटी स्टॉप होती है सडन। सो दिस इज रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। जिस तरह से वहाँ हार्ट को ब्लड सप्लाई, कोरोनरी सप्लाई अगर स्टॉप होती है तो उसकी वजह से फंक्शन स्टॉप हो जाता है। सो स्ट्रोक और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इज द रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन।
It results from the ischemia to a part of the brain or hemorrhage into the brain that results in death of the brain cells. यानी वही चीज़ या तो ब्लड सप्लाई स्टॉप हुई है, वो पर्टिकुलर एरिया इस्कीमिक हुआ है, उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो उसकी डेथ हो गई, या फिर वहाँ सडन से बहुत ज़्यादा हेमरेज हुआ, ब्लीड हुई, कोई भी जो वेसल है वो रप्चर होकर ब्लीड हो गई। तो वो जाहिर है जब वो ब्लीड हो गई तो वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन को तो ब्लड सप्लाई नहीं कर सकती, और वो हेमरेज होने की वजह से वहाँ क्लॉट भी बन जाता है, जिसकी वो भी एक अनदर रीज़न होता है जो हेमरेजिक होने के बाद फिर लीड कर सकता है टूवर्ड्स द इस्कीमिया। तो इसकी वजह से ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है। स्ट्रोक ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इट कैन कॉज परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ. It is the leading cause of adult disability in the United States and Europe, and the second leading cause of death in the world. Stroke, WHO, a stroke occurs when the blood supply to part of your brain is interrupted or severely reduced, depriving brain tissue of oxygen and nutrients. Within minutes, brain cells begin to die. A stroke is a medical emergency. इसकी prompt treatment बहुत crucial है. Early action can minimize the brain damage and potential complications. सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बेटे जो कुछ इरिवर्सिबल हैं, कुछ मॉडिफाइबल हैं। इरिवर्सिबल में एज है। वैसे तो आपको बताया कि इवन एडल्ट में जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है, क्योंकि इंजरी वगैरह अगर होती है, कोई जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें यंग एडल्ट्स में ये रीज़न हो सकता है, बट वैसे मोस्टली ये जो है ओल्डर एडल्ट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। जेंडर में ये है कि मेल्स में ये ग्रेटर होता है देन द फीमेल, एक्सेप्ट इन वेरी यंग और वेरी ओल्ड। और रेस अफ्रीको कैरिबियन में ज़्यादा है उसे एज़ कम्पेयर टू द एशियंस, और एशियंस में ज़्यादा केसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन। हेरिडिटरी है, फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है तो भी चांसेस होते हैं सीवीए के। और इसके अलावा किसी भी शख्स को प्रीवियस वेस्कुलेचर इवेंट्स हो चुके हों, यानी उसकी वेसल्स का प्रॉब्लम पहले से कोई हो, जैसे उससे एमआई हो चुका हो, पहले स्ट्रोक हो चुका हो, या पेरिफेरल एम्बोलिज्म का प्रॉब्लम हो। मॉडिफाइबल जिन्हें हम खुद चेंज कर सकते हैं, जिनमें हम मॉडिफिकेशन करके जो है इससे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ये है कि बेटा हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेज है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, स्मोकिंग है, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन है, पॉलीसाइथीमिया है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में हम थोड़ी सी जाहिर है वेसल्स की बात हो रही है, तो ज़रा हम सेरेब्रल सर्कुलेशन की एनाटमी देख लेते हैं। जो ब्लड सप्लाई है आपको पता है एंटीरियर जो है कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, मिडल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज वो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल लोब्स, बेसल गैंग्लियन पार्ट ऑफ द डाइएनकेफेलॉन यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसे सप्लाई कर रही होती हैं। फिर आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज होती है जो पोस्टीरियरली मिड एंड लोअर टेम्पररी ऑक्सीपिटल लोब, सेरेब्रल ब्रेन स्टेम एंड पार्ट ऑफ द डाइएनकेफेलॉन को सप्लाई कर रही थी। इसके अलावा सर्कुलर ऑफ विलस होता है, ये भी आप बड़ी डिटेल में सारी सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं। ये कनेक्ट करता है फिर आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सेरेब्रल सर्कुलेशन को ये कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये देखें, ये आपको मैंने थोड़ा सा ब्लड सप्लाई शो की है। ये ब्लूइश पोर्शन इसलिए शो किया है कि जब वो इस्कीमिक हो जाता है तो जाहिर है वो एरिया इस किस्म का हो जाता है। ब्लड सप्लाई अगर ग्रेटर देन 30 सेकेंड ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाए तो न्यूरोलॉजिक जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है विद इन 2 मिनट्स, और ब्रेन सेल जो है उनकी डेथ हो जाती है लेस देन 5 मिनट। यानी 30 सेकंड से ज़्यादा अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची तो इंटरप्शन स्टार्ट हो गई, आपके ब्रेन का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर होना शुरू हो जाता है, इवन मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है विद इन 2 मिनट्स। और फिर अगर 5 मिनट से पहले पहले जो है ब्रेन सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये वो सारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आपको बताया जो ब्लड ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, और फिर इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका सर्कल ऑफ विलस। कॉजेज़ क्या हैं सीवीए के रिस्पेक्टेड हमने पढ़े, अब हम कॉजेज़ देख लेते हैं। इसमें बेटा इस्कीमिक और हेमरेजिक दोनों हैं। इस्कीमिक 85% केसेस हमारे पास इस्कीमिक के होते हैं, और 15% केसेस हमारे पास जो है हेमरेजिक के होते हैं। इस्कीमिक में इट अकर व्हेन द ब्लड सप्लाई इज इंटरप्टेड और टोटली ओक्लूडेड बाय, किस वजह से, किसी थ्रोम्बस की वजह से या एम्बोलस की वजह से। थ्रोम्बस क्या है आप सबको पता है, ब्लड क्लॉट जो एक बड़ा सा बन जाता है उसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। अगर किसी भी सेरेब्रल आर्टरीज में जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वो थ्रोम्बस बन जाएगा, जाहिर है वो ब्लड सप्लाई स्टॉप कर देगा, इस्कीमिक सीवीए हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा एम्बोलिज्म आप
सबको पता है एम्बोलिज्म क्या होता है। बेसिकली एयर का वो क्लॉट नहीं होता, वो बेसिकली क्लॉट ओरिजिनेटिंग एल्सवेयर इन द सर्कुलेशन, यानी बॉडी में कहीं और कोई क्लॉट बना हुआ है या एयर एम्बोलिज्म बना हुआ है, वो मूव करके ब्रेन तक आ गया, उसने ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर दिया। सो थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से इस्कीमिक अटैक हो सकता है, जो यूजुअली 85% होते हैं। Hemorrhagic, it occurs from rupture of the cerebral vessel, which causes bleeding into the brain tissues. Intracerebral hemorrhage या parenchyma जो लेयर है उसमें अगर bleeding होती है, a diseased artery within the brain rupture, flooding the surrounding brain tissue with blood. And subarachnoid hemorrhage भी हो सकता है, subarachnoid space के अंदर अगर hemorrhage होगा, यानी bleeding into the skull और cranium. ये दो situations हैं जिसमें वो hemorrhagic attack हो सकता है पेशेंट को, जो 15% of the cases होते हैं। ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है। इस्कीमिक स्ट्रोक में देखें, ये एक क्लॉट यहाँ पड़ा हुआ आपको ब्लड वेसल में नजर आ रहा है, जिसने ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर दिया है, जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक में वो रप्चर हो जाती है आर्टरी। क्लासिफिकेशन कॉजेज की बेस पर करें, जो मैंने आपको अभी बता दिया, वो इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक होते हैं। इस्कीमिक में फिर थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक है, हेमोरेजिक में पेरेन्काइमल और सबएरेक्नॉइड है। ऑनसेट और ड्यूरेशन के लिहाज से अगर हम सीवीए को जो है क्लासिफाई करें, तो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक होते हैं बेटा, जिनको TIAs भी कहते हैं। स्ट्रोक इन इवोल्यूशन है एंड कंप्लीट स्ट्रोक है। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक्स इट लास्ट लेस देन 30 सेकेंड बट नो मोर देन 24 आवर्स विद कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम, यानी ये इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं 30 सेकेंड से पहले नहीं, लेस देन 30 सेकेंड इनका ड्यूरेशन होता है, बट नो मोर देन 24 आवर्स विद 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये, यानी रेजोल्यूशन हो जाता है, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। स्ट्रोक इन इवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोक है ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स टू डेज, यानी इसमें सडन ऑनसेट नहीं होता, बहुत दिन और घंटे लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रोक जो है वो प्रोग्रेस करता जाता है। जबकि कंप्लीट स्ट्रोक जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रिमेन अनचेंज फॉर 2 to 3 डेज पीरियड, यानी इसमें जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आया है वो अनचेंज ही रहता है, आपका पेशेंट स्ट्रोक की ही सिचुएशन में रहता है, उसके सिम्टम्स रिलीव नहीं होते 2 to 3 डेज तक। इस्कीमिक स्ट्रोक जो भी पहले बता दिया आपको, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन फ्रॉम पार्शियल और कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ एन आर्टरी, 85% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स होते हैं। एक्सटेंट ऑफ अ स्ट्रोक डिपेंड अपॉन रेपिडिटी ऑफ ऑनसेट, साइज ऑफ द लीजन, यानी कितना बड़ा क्लॉट है, एंड प्रेजेंस ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन, उस एरिया में कोई कोलेटरल सर्कुलेशन अगर मौजूद है तो ऑब्वियसली स्ट्रोक में टाइम लगेगा, वो उसको कोलेटरली सर्कुलेशन मिलती रहेगी और वहाँ पे जो पेशेंट है वो उसको स्ट्रोक नहीं होगा। सिम्टम में प्रोग्रेस इन द फर्स्ट 72 hours as infarction and cerebral edema increase. इस्कीमिक स्ट्रोक या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल नैरो, हम सबको पता है थ्रोम्बस आगे पास जाएगा तो आपकी ब्लड वेसल का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, जिसके बाद फिर वो पहले नैरो होगा, फिर अक्लूड हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फाक्शन हो जाएगा, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। एसोसिएटेड, दिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस, और ग्रेटर देन 60% ऑफ द स्ट्रोक्स इसी तरह के होते हैं। 50% आर प्रीसीडेड बाय TIAs, यानी पहले TIAs होता है फिर इसकी तरफ जाते हैं। Results in considerable deficits, motor hemiplegia, contralateral loss of sensation और motor ability। ठीक है, ये थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, ये आपको नजर आ रहा है, एक थ्रोम्बस है, जाहिर है आगे ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो चुकी है। अब इस्कीमिक में एम्बोलिक स्ट्रोक है, एम्बोलस लॉज्ड इन एंड ओक्लूड्स अ सेरेब्रल आर्टरी। एम्बोलस बेसिकली ये होता है, एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, या फिर यही जो हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में जिस तरह से हम पढ़ते हैं कोई क्लॉट फॉर्मेशन है, वो वहाँ से लॉज हो जाता है, यानी वहाँ से एक जगह कहीं बॉडी में मौजूद था, वो थ्रोम्बस वहाँ से रिमूव हो जाता है और ट्रैवल करके सेरेब्रल आर्टरी को आके ओक्लूड कर सकता है, वही इन्फाक्शन होगा, सेरेब्रल एडिमा होगा उस एरिया में। और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक है तकरीबन 24%। एम्बोलाई ओरिजिनेट इन एंडोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन, MI, इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीजेस, वल्वुलर प्रोस्थेसिस, रिकरेंस कॉमन इफ अंडरलाइंग कॉज नॉट ट्रीटेड। अगर हम जो अंडरलाइंग कॉज है उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेरेब्रोवास्कुलर में जो एम्बुलस मैंने आपको बताया कि ब्लॉक भी कर सकती है, जाहिर है फिर अगर उसको आगे एक स्पेस नहीं मिलेगा जाने के लिए तो अल्टीमेटली वो ब्लड को आगे स्पेस नहीं मिल रहा जाने को, तो अल्टीमेटली वो वेसल को रप्चर ही करेगा। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, सिम्टम ऑफ स्ट्रोक लास्टिंग लेस देन 24 आवर्स, मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रोक के जो सिम्टम्स 24 आवर्स के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। सिम्टम यूजुअली पीक पे पहुंचते हैं अपने सेकंड एंड लास्ट 4 मिनट्स और आवर्स, यानी चंद मिनट्स के लिए ही या चंद घंटों के लिए ही पीक पर पहुंचते हैं और फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर वो रिजॉल्व हो जाते हैं। दिस इज अ सिग्नल फॉर मेजर स्ट्रोक इन फ्यूचर।
क्लिनिकल फीचर इसकी क्या होंगी, हेमीपारेसिस है, एफेजियाज है, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस है, ट्रांजिएंट मोनोन्यूक्लियर ब्लाइंडनेस है, लोअर क्रेनियल नर्व डेफिसिट है। ब्रेन इमेजिंग इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू रूल आउट स्मॉल हेमरेज। टेम्पररी ब्लॉकेज इन ब्रेन कॉजिंग RTIA, अगर टेम्पररी ब्लॉकेज हुआ है तो उसकी वजह से ट्रांजिट इस्केमिक अटैक होता है। फिर क्या होता है कि वो टेम्पररी ब्लॉकेज था वो रिजॉल्व हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई रीगेन हो जाती है और हमारे पेशेंट के जो सिम्टम्स है विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट स्ट्रोक है जिसको सेरिब्रल इन्फाक्शन कहते हैं। स्ट्रोक इवॉल्व रैपिडली ओवर अ फ्यू मिनट एंड रीचेस टू मैक्सिमम डिसेबिलिटी विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम डिसेबिलिटी तक आपका पेशेंट पहुंच जाता है या 2 घंटे के अंदर। सिम्टम 24 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं। अबाउट 85% जो है वो ड्यू टू द इन्फाक्शन आपके पास केसेस आते हैं। रिमेनिंग के 15% आपके हेमरेजिक होते हैं जो मैं बार बार बता रही हूँ। डेफिसिट इसमें मैक्सिमम है। क्लिनिकल फीचर डिपेंड करेंगी कि कौन सी साइट का पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और कितना बड़ा इन्फेक्टेड एरिया है। इसके अलावा हेडेक की कंप्लेन होगी, वॉमिटिंग, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी और हेमरेज। ये सेरिब्रल इन्फेक्शन है, यानी जाहिर है कोई ये जो पूरा आपको एरिया ब्लैक सा नज़र आ रहा है ये इन्फेक्टेड एरिया है, इसको यानी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची जिसकी वजह से यहाँ पे सेल डेथ हो चुकी है। साइन एंड सिम्टम है बेटा, कंफ्यूजन होगी, डिजीनेस होगी, नमनेस, वीकनेस और पैरालिसिस है, लॉस ऑफ बावल ब्लडर कंट्रोल, इम्पेयर्ड विजन, हाई ब्लड प्रेशर, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स, अनइक्वल प्यूपिल्स, हेडेक, लॉस ऑफ विजन इन वन आई, अनकॉन्शियसनेस, डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing. Know the signs of a stroke. बी फास्ट यानी बैलेंस पेशेंट का देखें, आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा, आईज उसकी प्यूपिल्स डायलेटेड हैं या क्या है, फेस उसका देखें, आर्म्स यानी मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं, स्पीच है और टाइम है। ठीक है, ये साइंस आप स्ट्रोक के स्पेशली यानी जब आप चेक करना चाहें अपने पेशेंट को तो ये चीज़ें ज़रूर माइंड में रखें। बाकी थोड़ा सा और आपको मैंने ये चीज़ें यहाँ पे शो की हैं। हेमीपारेसिस या हेमीप्लेजिया होगा, आपके पेशेंट को इमोशनल लाइबिलिटी है, विजुअल चेंजेस आएंगी, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, हाइपरटेंशन, एपरेक्सिया यानी उसकी जो मूवमेंट्स है, लर्न मूवमेंट है वो कम हो जाएंगी, इग्नोजिया है, सेंसरी इंटरप्रिटेशन है, इनकॉन्टिनेंस है, सीजर्स हैं, कफ या स्वॉल्विंग के रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, एफेजिया है, मेंटल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, हेडेक होगा। सो दिस इज़ द रेफरेंस। आगे इसके नेक्स्ट जो है उसमें हम इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वो अभी पढ़ा दूं या कल कंटिन्यू करें? CVA की डायग्नोसिस और हमने मैनेजमेंट पढ़नी है बस। अभी पढ़ा दूं? जी जनाब, बताइए। CVA को कंप्लीट कर लें अभी? क्यों कल? सिर्फ नर्जिस कह रही हैं कल, बाकी लोग पढ़ना चाह रहे हैं अभी? कल कर लेंगे मैम, ओके चलें, CVA को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो कुछ भी पढ़ा रही न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग स्टार्ट की है, आप सब ने अपनी ब्रूनर की बुक ओपन करके जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं वो आप सब ने पढ़ना है, ठीक है? सब स्टूडेंट्स ने पढ़ना है अपना न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग का जो है स्टार्ट करें। एपिलेप्सी, सॉरी मैंने आपको भी CVA पढ़ाया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ाया, ये दोनों टॉपिक आपने पढ़ने हैं। चलिए ठीक है, कल इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
जो स्टूडेंट्स एब्सेंट शो हो रहे हैं मेरे पास अपना नाम सुन लें, अगर किसी की अटेंडेंस मिस हो गई है तो वो करवा लें। अनीला जावेद, अक्सर लियाकत, अरूज फवाद आयशा, हदीका आसिफ, हाफसा फरवत जेनेट, केजिया असलम महनूर, मारिया महीन, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद यासिर, नफीसा ताहिर, कुरतुलैन राबिया, रिदा, रुकैया नूर, रिदा अहमद की बात करें, और रुकैया नूर, सबा परवेज़, शबाना असगर, शहबाज, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शब्बीर, ज़ैनब रिजवान, ज़ुनैरा नसीम, सना नाज, फ़िज़ा मुनीर और अक्सा तमसील। ये स्टूडेंट्स एब्सेंट है, अगर किसी की अटेंडेंस मिस हो गई है तो वो मार्क करवा ले। फैसल, ओके फैसल आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें। अटेंडेंस हो गई है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके चले, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे सीवीए को। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।